हला जियान हो जा रहा है। चलिए देखिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को फिर से एक बार अपने पसंदीदा YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। यहाँ हम इस बार जो आपके मंथली एग्जाम जो अगस्त के लिए हुआ है, यहाँ देखिए ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं किसका बाबू, अगस्त 2024 का जो इस बार आज के डेट में जो हुआ है उसी का हम सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर कर बताएंगे जो आपके क्लास 10th का है। और ये किसका है तो साइंस का है। किसका है बाबू, साइंस का। आपको इसी से अंदाजा लगा लीजिएगा कि हम जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से टच किया है। हम उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए हैं। जैसे अभी तक हम 2 ही चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन और दूसरा का मानव नेत्र। तो इसी से रिलेटिव आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में और मानव नेत्र में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें टच किया है। जो बच्चे हमारा ऑनलाइन क्लास किए होंगे आज के एग्जाम में उसको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, ये हमें पूरा उम्मीद है। तो ये क्लास 10th का था, क्या चीज का है। और आज के डेट में जो आपका टेस्ट हुआ है, साइंस का मंथली टेस्ट हुआ है, उसका सारा ऑब्जेक्टिव का हम आंसर आपको बता रहे हैं। जो आप पढ़े हैं उसको भी, जो नहीं पढ़े हैं उसका भी टोटल का हम बताएंगे। यहाँ साइंस के ऑब्जेक्टिव में आपको देख रहे हैं जो मंथली एग्जाम जो इस बार आपका हुआ है उसमें पहला नंबर क्वेश्चन था, प्रकाश की किरणें गमन करती है। देखिए, प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, प्रकाश पुंज। एक साथ बहुत सारे किरण के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, जरा पट बता दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार बताए हुए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है तो सरल, देखिए सूक्ष्मदर्शी में तो दर्पण भूल कर मत टिक मारिएगा। देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको क्लास में भी बताए हुए हैं कि ऑप्शन तो ऐसे 4 को देगा कि चारों का चारों लगेगा कि जो वो आंसर है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़ेगा। यहां देखिए इसमें दर्पण है, इसमें लेंस है। तो बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि उत्तल 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 पढ़कर इसी को टिक मार देंगे। ऐसा मत करिएगा, थोड़ा सोच समझ कर काम करिएगा, क्योंकि यहां बोला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। लेंस के आवर्धन, लेंस के आवर्धन, लेंस के आवर्धन, आवर्धन को क्या चीज से नोट करते हैं, एम से। तो आवर्धन बराबर होता है, तो आपको हम पढ़ाए हुए हैं आवर्धन यानी एम, एम का फॉर्मूला होता है V/U। तो कौन फॉर्मूला होगा बाबू हमारा, कौन आंसर होगा, डी, V/U। लेंस के आवर्धन एम बराबर क्या होता है तो V/U होता है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि कौन सा लेंस हम बात करें, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है तो अपसारी लेंस याद रखिएगा किसको बोला जाता है, अवतल लेंस का। क्लास में भी पढ़ाए हुए हैं कि अपसारी लेंस किसको बोला जाता है, अवतल लेंस का। थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर दे कि अपसारी की बात करें तो अपसारी किसको बोलते हैं बाबू, अवतल लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। अगर हम अभिसारी की बात करें, अगर हम अभिसारी की बात करें तो इसे अवतल नहीं बोलते हैं, इसे उत्तल लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, उत्तल लेंस। लिख लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बोला है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है तो अवतल लेंस। निम्न में से कौन सा लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है बाबू, धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान लगाते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं बाबू तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। कितने वक्रता केंद्र होंगे, 2। हाई ले लो, हाई लेंस हो गया हमारा। तो आप देखिएगा एगो इधर होगा फोकस दूरी, एगो इधर फोकस होगा। तो जब फोकस 2 होगा तो वक्रता केंद्र भी कन्फर्म है कि 2 होगा। तो याद रखिएगा लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं तो लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, तो विभिन्न माध्यम कहने का अर्थ हो गया कि अलग अलग माध्यम, अलग अलग माध्यम कहने का अर्थ हो गया कि आप हीरा ले लीजिए, निर्वात ले लीजिए, कांच ले लीजिए, पानी ले लीजिए, और सब में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो सब में प्रकाश की चाल अलग होती है तो इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग आप माध्यम लिए हैं तो उसमें प्रकाश की चाल भी अलग
अलग अलग होगी, यानी हमारा आंसर कौन होगा, भिन्न भिन्न होगा। सारा क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, आवर्धन आवर्धन को हम लोग नोट करते हैं एम से, और एम का फॉर्मूला v/u। तो आवर्धन का एसआई मात्रक बोला है, मीटर की सेंटीमीटर। तो आपको बता दें कि दूरी मीटर में मापी जाती है, दूरी मीटर में मापी जाती है, दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। तो याद रखिएगा आवर्धन का एसआई मात्रक भी कौन सी होगा, तो मीटर होगा। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा बाबू, मीटर होगा। अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आप बेहतर जानते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब किसी वस्तु के उल्टा प्राप्त करता है, और उल्टा जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर उल्टा बनेगा तो याद रखिएगा कि हमारा आंख जो है ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा देखता है, लेकिन मस्तिष्क उसे सीधा बनाकर सोच लेता है। यानी हम आपको देख रहे हैं या आप हमको देख रहे हैं, तो आपकी आंख, सिर्फ आंख आपको हमारा प्रतिबिंब को उल्टा बना रहा है, लेकिन आपके मस्तिष्क में जो सूचना जा रही है ना, तो मस्तिष्क उसको क्या कर दे रहा है, रोटेट कर दे रहा है। जैसे मोबाइल में आप लोग देखे होंगे, मोबाइल में कोई आपका फोटो अगर उल्टा होगा तो आप रोटेट कर देते होंगे तो सीधा हो जाता होगा। जिस तरह कर रहे होंगे 19 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, ये सब पर होता होगा। तो उसी तरह ये हमारा आंख जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनाता है, लेकिन मस्तिष्क उसे क्या कर देता है, सीधा बनाकर सोच लेता है। तो याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम तभी देखेंगे जब वो उल्टा बनेगा तब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसे पर्दे पर उतारेंगे तो ये उल्टा बनेगा और मस्तिष्क हमारा क्या कर लेगा, सीधा बना लेगा। तो याद रखिएगा कि किसे हम लोग उतार सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। जिंक से लोहे की लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संक्षारण। कितने बच्चे संक्षारण पर टिक मार कर आए होंगे, लेकिन संक्षारण आपका गलत हो जाएगा। जिंक से लोहे की लेपित, देखिए लोहे पर अगर लोहे की बात करें तो लोहे पर अगर पेंट किया जाए, गिरिज किया जाए, तो उसको बोलेंगे संक्षारण प्रक्रिया। क्योंकि उसको संक्षारण से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं और गिरिज लगाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे संक्षारण पर टिक लगा कर आए होंगे, तो ये आपका गलत है। तो जिंक से लोहे की लेपित करने के लिए, तो जिंक से लोहे की लेपित करने के लिए यानी जिंक की कोई वस्तु है उसको लोहे पर परत चढ़ाने के लिए याद रखिएगा कि गैल्वेनीकरण की बात करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी कभी चांदी की कोई वस्तु है, उस पर सोने की पानी चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है। तो चांदी की कोई वस्तु है अगर सोने की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको भी गैल्वेनीकरण से करते हैं। क्या चीज से करते हैं बाबू, गैल्वेनीकरण से करते हैं। परत चढ़ा रहे हैं, नहीं कि उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो याद रखिएगा यहां भी बोला है कि जिंक से लोहे को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण। अगर यही क्वेश्चन में पूछ दे कि लोहे को पेंट करने की प्रक्रिया क्या करे, तो क्या करिएगा, संक्षारण करिएगा। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो बाबू सिल्वर मतलब बेहतर आप लोग जानते हैं, सिल्वर मतलब होता है चांदी। सिल्वर इंग्लिश शब्द है और चांदी जो है हिंदी शब्द है। तो सिल्वर का रंग आप लोग देखे होंगे कि वो उजला होता है, चांदी का रंग कैसा होता है, उजला होता है। तो याद रखिएगा कि वे श्वेत मतलब होता है उजला। अगला क्वेश्चन, जिंक की, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस निकलता है। तो आप जास्ता को जानते हैं कि जास्ता हमारा है धातु और हाइड्रोक्लोरिक ये है हमारा अम्ल, और आप जानते हैं कि धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो इसमें मिलेगा हमारा लवण, आप प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो क्वेश्चन बोला है ना भाई, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा गैस, तो यही देखना लो कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन। तो आपका सही आंसर क्या होगा, सी। क्योंकि आपको पता है जास्ता हमारा Zn है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या बोलते हैं, HCl। तो ये हो जाएगा हमारा ZnCl2 प्लस यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन सा गैस निकला बाबू, हाइड्रोजन गैस निकला। सही आंसर जो होगा आपका सी होगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया
क्रिया नहीं है? निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन। तो दहन में भी आपको बता देते हैं, दहन मतलब होता है जलना, और जलने में भी ऑक्सीजन की भूमिका होती है। क्वेश्चन पूछा है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा कि दहन, दहन मतलब होता है जलना, जलने में ऑक्सीजन चाहिए। आप किसी वस्तु को जलाने के लिए जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा तब तक वो नहीं जलेगा। दूसरा का है अवक्षेपण, इसको रहने दीजिए। इसको भोजन का पचना, भोजन के पचने में भी हमें ऑक्सीजन चाहिए। श्वसन, सांस लेने में भी हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारा सही आंसर कौन होगा? अवक्षेपण होगा। याद रखिएगा हमारा सही आंसर कौन सी होगा? अवक्षेपण। ये ऑक्सीकरण की क्रिया हमारा नहीं है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया के लिए आपको पढ़ाया गया होगा कि जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के यौगिक को वहां से विस्थापित कर दे, किसी दूसरे पदार्थ के यानी यौगिक को वहां से कौन सी कर दे? विस्थापित कर कर खुद अपना स्थान वहां जाकर ले ले, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे। विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन भी अभिक्रिया कहते हैं। एक और आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया आता है। तो ऐसे बहुत सारी अभिक्रिया है। अभी तो चैप्टर बाकी है, अभी रहने दो, अगले बार में हम खुद पढ़ाएंगे इसके बारे में। यहां देखिए कह रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बाबू कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के यौगिक को वहां से विस्थापित कर देता है। तो देखिए यहां एक हमारा तत्व है। सबसे पहला बात कि यहाँ तत्व है, अकेला है। यहाँ हमारा एक से ज्यादा है तो होकबे नहीं करेगा। यहाँ भी एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर न सी होगा, न बी होगा, न डी होगा। हमारा आंसर कौन होगा? ए। क्यों? क्योंकि यहाँ धातु है और लोहा, लोहा यहां से कॉपर को हटा देगा, यहां से कॉपर को मारकर हटा देगा और खुद वहां जाकर अपना स्थान ले लेगा। क्या बोले हैं बाबू? यहां से लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहां से लोहा कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद जाकर वहां जगह ले लेगा। तो बताओ तो FeSO4, FeSO4 हो गया कि नहीं हो गया? और कॉपर अलग चला गया कि नहीं? तो एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर रहा है कि नहीं? तो इसी को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर कर क्या बनाते हैं? तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे बाबू? लवण बनाएंगे। आप लोग बेहतर पढ़े होंगे बाबू कि जब अम्ल की अभिक्रिया जब हम क्षारक से करते हैं, क्षारक से करते हैं तो ये आपका बनता है लवण, आप प्लस में आपका बनता है जल। तो याद रखिएगा कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? तो लवण बनता है। क्या बनता है बाबू? लवण बनता है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अधातु के ऑक्साइड है, अधातु के ऑक्साइड है, अम्लीय की क्षारीय की उदासीन की इनमें से कोई नहीं। तो अधातु का ऑक्साइड याद रखिएगा अम्लीय होता है। अधातु का ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है बाबू? अम्लीय होता है। अब यहां हम ध्यान देते हैं निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है? तो आप देखिए अरे बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड का थोड़ी किया जाता है जी, नहीं। सोडियम जिसमें होगा उसको नहीं किया जाएगा। किसको किया जाएगा? CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बाबू? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। और आपको बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा बेसिक में कि जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दीवार पर पोत देंगे तो वो कार्बन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है संगमरमर सी चमक ला देती है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर बना देता है जो चमक आने लगती है। तो दीवार पर किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा CaOH का होल ट्वाइज। इसे क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो बोला है कि NaOH है और आपको बताया गया है कि अंत में OH ये क्षार है। OH याद रखिएगा क्षारक है, याद रखिएगा कौन सी है? क्षारक है। अंत में OH क्षारक है। जैसे एग्जाम्पल में एक और हम बता दें, बताओ तो बाबू KOAH। तो यहां देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे क्वेश्चन में Na आ जाए,
नहीं, Na के जगह पर K आ गया तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, याद रखिएगा क्षार बोलेंगे, क्योंकि अंत में OH है। तो ये NaOH कौन सी है, तो याद रखिएगा क्षार है। अम्लीय विलयन का pH मान होता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है बाबू, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। और 7 से ज्यादा जाइएगा तो उसका pH मान क्षारक हो जाएगा। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम है तो उसे अम्ल कहेंगे, अगर 7 से ज्यादा है तो उसे याद रखिएगा क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे। तो यहाँ है हमारा अम्लीय विलयन का pH मान होता है, याद रखिएगा 7 से कम। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो याद रखिएगा एक और आपको ट्रिक यहाँ बता देते हैं कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग आपको बता दे कि उसे क्या बोलेंगे, छोटी आंत। छोटी आंत कहने में छोटी है, कहने में छोटी है। जब बायो आपको चालू करेंगे, बायो का ऑब्जेक्टिव चालू करेंगे तो वहां भी बेसिक आपको समझाएंगे। छोटी आंत सिर्फ पढ़ने के लिए छोटी है लेकिन वो बड़ी होती है, तो वहां इसके बारे में विशेष बताएंगे। यहाँ ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, बहुत कम समय लेंगे हम। तो बोला है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो याद रखिएगा कि छोटी आंत। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, कि ग्लूकोज के रूप में, कि स्टार्च के रूप में, कि प्रोटीन के रूप में, कि फैट एसिड के रूप में। याद रखिएगा किसके रूप में होता है बाबू, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। कि भोजन में जो होता है हमारा किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। आयोडीन की कमी से कौन सी रोग होती है बता दीजिए, मधुमेह की, एड्स की, स्कर्वी, ऐसा कोई बात नहीं है, घेंगा रोग होता है। मधुमेह से आयोडीन की कमी से, आयोडीन नमक आता है, आयोडीन की कमी से किसका कौन सी बीमारी होने लगती है, घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग कैसा होता है तो आपको बता दे, किसी के देखिएगा गर्दन पर कहीं फूल जाता है, पैर में कहीं फूल जाता है, बड़ा बड़ा फूला हुआ भाग दिखाई देता है, तो उसी को घेंगा रोग बोला जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। याद रखिएगा कि घेंगा रोग होता है। श्वसन के अंतिम उत्पादन, अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वसन के अंतिम उत्पाद है कौन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है, CO2 की H2O। तो याद रखिएगा CO2 और H2O। श्वसन मतलब होता है सांस लेने में, तो याद रखिएगा कि अंतिम उत्पाद क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ट्रैकिया, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो याद रखिएगा कि कॉकरोच, कॉकरोच के श्वसन अंग को, कॉकरोच के श्वसन अंग को हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। कॉकरोच जो होता है, घर में कॉकरोच जो होता है, उसके श्वसन यानी सांस लेने वाले जो अंग होता है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। जिस तरह हमारे श्वसन अंग को, हमारे श्वसन अंग को क्या बोलते हैं बाबू, श्वसन अंगों को नाक बोलते हैं। अभी इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, तो आगे पढ़ाया जाएगा। हमारे श्वसन अंग होता है जिसे हम लोग नाक बोलते हैं। उसी तरह आप मछली का भी पढ़े होंगे, तो मछली के श्वसन अंग को हम गलफड़ बोलते हैं ना। तो उसी तरह कॉकरोच के श्वसन अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा ट्रैकिया बोलते हैं कॉकरोच के। रक्त क्या है, तो याद रखिएगा कि रक्त एक सरल तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल रक्त कैसा होता है बाबू, तरल, तरल मतलब होता है द्रव के रूप में, संयोजी उत्तक होता है, ये संयोजी उत्तक है। गार्ड कोशिका की कौन सी भीति मोटी होती है, याद रखिएगा गार्ड कोशिका की भीतरी मोटी, गार्ड कोशिका, तो गार्ड कोशिका की कौन सी, तो याद रखिएगा कि भीतरी परत जो होता है ना बड़ी मोटी होती है। तो गार्ड कोशिका की कौन सी भीतरी मोटी होती है, तो क्या रखिएगा भीतरी। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, प्यूटर ग्रंथि की, अग्नाशय ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की, यकृत। याद रखिएगा कि अग्नाशय ग्रंथि जो होता है उसको निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है, किस ग्रंथि को बोलते हैं, अग्नाशय ग्रंथि को हेट्रोक्राइन ग्रंथि बोलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर संतुलन बनाए में रखता है, बिल्कुल आपको ध्यान होगा मस्तिष्क। हमारे शरीर की संतुलन कौन बनाता है, मस्तिष्क बनाता है। तो याद रखिएगा कि हमारा आंसर हो जाएगा सी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन करते हैं। तो हम अभी आप लोगों को सिर्फ प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन बताए हुए थे, मानव नेत्र बताए हुए थे, तो उसमें आप लोग देखिए कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को
हम बात कर दें कि बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया था और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आया है, जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, आवर्धन पढ़ाया गया था, अपसारी लेंस के बारे में, अभिसारी लेंस के बारे में भी बताया गया था। यानी उसमें से जो पढ़ाए हुए हैं लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं, तो हम जो पढ़ाए तो उसमें था कि एक लेंस में कितने फोकस होती है, तो वहाँ 2, तो फोकस 2 तो वक्रता केंद्र 2। तो याद रखिएगा कि सारा क्वेश्चन प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है, वहाँ भी पढ़ाए हुए थे। किस लेंस के आवर्धन को हम लोग किस चीज़ से नोट करते हैं, वहाँ भी पढ़ाए हुए थे। सिनेमा को पर्दे पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी हम जो साइंस में आपको प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से पढ़ाए हुए थे, तो बहुत सारा क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए, तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन टच भी किया है। और आपको बता देते अभी तो मात्र 2 ही चैप्टर था, अगले चैप्टर के बारे में फिर मैथ का हम ऑब्जेक्टिव, जब मैथ का टेस्ट हो जाएगा तो मैथ का ऑब्जेक्टिव हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक इतना तैयारी करिए। धन्यवाद।